Hello everyone. So today we are going to discuss the important 5 MCQ related to science and tech. तो पहला MCQ देखते हैं दोस्तों. Arrange the following in descending order with respect to their composition in universe. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेबल मैटर, डार्क एनर्जी, थर्ड इज डार्क मैटर. ठीक है जी. तो जल्दी से अगर आपने वीडियो स्टॉप करनी है तो वीडियो स्टॉप कर लो, उसके बाद इसका आंसर दो. ठीक है जी. चलिए दोस्तों, तो आंसर देखते हैं. सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सी आंसर है. अब अगर आप देखोगे कि डार्क मैटर या मतलब जो हमें दिखता है, जैसे जितने चांद सितारे हैं वो अराउंड 5% हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं. ठीक है दोस्तों. तो यहाँ पे सिर्फ 5% ऐसे हैं. उसके बाद अपने पास आ जाता है कि जो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर. अब ये कौन से हैं जो ऑब्जर्व हमें नॉर्मली नहीं होते, हिडन बोला जाता है इसको, इसीलिए इनका नाम रखा गया ये. अब ये जैसे हम फर्दर अगर देखें, मान लो डार्क एनर्जी कहाँ से आई है ना, तो अगर आप देखोगे कि बिग बैंग जब हुई, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल एटम के अंदर एनर्जी थी. ठीक है. अब जब एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत सारा मैटर आया. ठीक है. तो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो एक्सप्लोजन हुआ तो आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, बहुत सारी गैसेस बनी. अब वो गैसेस नेबुला बने, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगे, है ना. अब जैसे जैसे कंडेंस होने लगे वो मैटर के अंदर कन्वर्ट हो गए. तो वहाँ पे बहुत सारे जो स्टार्स भी बने हैं ना, और वहाँ पे जो जैसे जैसे कंडेंस होते गए उनकी ग्रेविटी इंक्रीज़ करती गई, है ना. क्योंकि जैसे किसी जो भी मैटर है वो जितना कंडेंस होगा वो उतना ज़्यादा उसकी ग्रेविटी इंक्रीज़ होती है. आज मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इशू आ रहा है टेक्निकल मेरे लैपटॉप के अंदर, तो आवाज़ की जो कटती है अगर मैं लिखते साथ बोलूँ. ठीक है. इसीलिए थोड़ा सा मॉर्निंग के अंदर जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसको भी बाद में दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आई वॉइस के अंदर. तो इसीलिए मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ. तो जब बहुत सारा मैटर इकट्ठा हुआ तो इट मीन्स कि ग्रेविटी इंक्रीज़ हुई. अब साइंस ये बोलती है कि जब ग्रेविटी इंक्रीज़ होती है इट मीन्स कि यूनिवर्स जो है ना, वो कंट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी तो अट्रैक्शन करती है तो यूनिवर्स को कंट्रैक्ट करना चाहिए. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेट करता है. ठीक है. तो यहाँ पे यूनिवर्स जो अभी एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है. इट मीन्स कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी इंक्रीज़ हो रही है, मास जो है ठंडा हो रहा है ना. तो लेकिन यहाँ पे तो एक्सपैंड कर रहा है. तो इसलिए उन्होंने बोला यार कुछ हिडन एनर्जी है जो एक्चुअल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए लेकिन इसको एक्सपैंड कर रहा है, तो जिसको इन्होंने बोला डार्क एनर्जी. ठीक है दोस्तों. तो दूसरी बात, अब आगे चलते हैं, फिर डार्क मैटर क्या है. ठीक है. तो देखो कोई भी गैलेक्सी है, ठीक है, अगर मैं गैलेक्सी की बात करूं, कोई भी गैलेक्सी है उसकी जो रोटेशन है वो डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर, कि उसका जो आउटर एरिया के अंदर है ना, जो मास कितना ज़्यादा है. अगर जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही वो स्पीड से रोटेट करेगी. ठीक है. तो उतनी स्पीड से वो रोटेट करेगी. तो जो मिल्की वे गैलेक्सी थी वो बहुत ही तेज़ रोटेट कर रही थी, बहुत ही तेज़. लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार जितनी तेज़ ये रोटेट कर रही है इट मीन्स कि इसके अंदर मास भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब मास उन्होंने देखा मास उसके अंदर कम था, तो इन्होंने बोला कुछ हिडन मास होगा, तो उसको नाम दिया गया डार्क मैटर. ठीक है. तो ये हमारा है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और जो हमें दिखता है ना, वो सारा ऑब्जर्व करते हैं जब हम, वो जस्ट बहुत ही कम है. चलिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर, नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल. दिस स्टेटमेंट इज ऑफन सीन इन न्यूज़. Which among the following can justify this statement? First option is escape velocity of a black hole is higher than speed of light. Second option is no object can travel faster than speed of light. तो correct option है 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. चलिए दोस्तों आंसर निकालिए इसका, वीडियो स्टॉप करनी है कर लीजिए. ठीक है जी. तो आंसर देखते हैं, सिंपल है 1 and 2. अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ पे, अगर देखते हैं हम, यहाँ पे है नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, कि ब्लैक होल से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता. एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ की जो ग्रेविटेशन है उसको क्रॉस करना चाहता है. ठीक है. अब क्रॉस कब कर पाएगा, जब उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो अर्थ की जो ग्रेविटेशन से ज़्यादा होगी, तभी उसको क्रॉस करके वो बाहर जा सकता है. इसी तरह अगर मान लो ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल के पास कोई लाइट आई और यहाँ पे लेकिन ये लाइट एस्केप कब करेगी ब्लैक होल को, जब इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी. ये बोला
आइंस्टाइन न्यूटन ने, ठीक है, कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज है। इट मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ब्लैक होल से एस्केप करना है, निकलना है बाहर, है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो निकल पाएगा। लेकिन आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट नहीं ट्रेवल कर सकता। इट मीन्स कि कुछ भी यहाँ से गुजरेगा, है ना, वो इसके अंदर ही चला जाएगा। इसके बाहर जाने की क्या कंडीशन है, उसकी एस्केप वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती थी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। अगर हम बना दें कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड हो तो वो ब्लैक होल से एस्केप करने के उसके चांसेस हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टेक्निकल से क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी के अंदर, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी हमने बनाया है। आगे चलते हैं। अल्टीमा थुले रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? नंबर 1 एस्टेरॉयड बेल्ट, नंबर 2 क्यूपर बेल्ट, नंबर 3 ऊट क्लाउड, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर निकालिए इसका। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी आना चाहिए, ठीक है। तो हर एक वैरायटी के क्वेश्चन रखते हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पे क्यूपर बेल्ट है ना। यहाँ पे अगर बात करें हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 के अंदर ये भेजी, इसने पहले क्यूपर बेल्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को ढूंढा, अल्टीमा थुले उसका नाम रखा गया। बेडिन बाद में इसने 2019 के अंदर ड्वार्फ गैलेक्सी को भी के बारे में बताया। फिर इन्होंने न्यू हॉरिजन स्पेस प्रोब भेजा 2006 के अंदर, ठीक है। ये प्लूटो के पास से निकला और उसके बाद क्यूपर बेल्ट जो अपना प्लूटो के ही पास में आती है क्यूपर बेल्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे जो अल्टीमा थुले को डिस्कवर किया गया, ठीक है। अल्टीमा थुले की अगर फॉर्मेशन देखें तो ये एक्रीशन के हिसाब से बनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे घूम घूम के 2 बड़े पार्ट के अंदर डिवाइड हुई और बाद में कंबाइन होगी, इसलिए इसको कंटैक्ट बाइनरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब इसके हिसाब से जब इसके डिस्कवरी के बाद तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि यार यहाँ पे हो सकता है पूरा यूनिवर्स ही ऐसे छोटे छोटे पार्ट मिलके बनाओ, ठीक है। इसीलिए ये एक बड़ा अच्छा हमें स्टडी करने के लिए मटेरियल मिला है, ठीक है। तो ये था अल्टीमा थुले की बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट्स के कंटेक्स्ट के अंदर स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 लार्ज मासेस precisely equal the centripetal force required for small object to move with them. Second है, the spacecraft in these points consume huge amount of fuel to remain in same position. Select the correct answer code, 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो स्टॉप करनी है करके अपना आंसर निकालिए, ठीक है जी। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या है, 1 ओनली। अब ये है क्या, देखो लैग्रेंज पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना जो बड़ी बॉडीज लगाती हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात करें तो ये L1 है, यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, ठीक है जी। तो 2 बड़ी बॉडी है, उनकी ग्रेविटेशन है और बीच में वाली बॉडी की सेंट्रीपिटल फोर्स उसके इक्वल होती है। इट मीन्स कि जो बीच में इस एक पॉइंट के ऊपर बॉडी आएगी, यहाँ पे वो एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर रहेगी, इसके ऊपर कोई भी फोर्स ज़्यादा लगेगी नहीं, बिल्कुल शांत रहेगी, दोनों की फोर्स कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है जी। इस पॉइंट के ऊपर मतलब यहाँ पे ये वो पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी अगर आपने स्पेस क्राफ्ट या कुछ ऐसा लॉन्च किया है, ठीक है, जैसे आदित्य L1 हमने लॉन्च करना है तो वो L1 के इसी पॉइंट के ऊपर लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये पॉइंट एक स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अर्थ है, ये लो अर्थ ऑर्बिट है और कोई भी है ना सैटेलाइट यहाँ पे बहुत तेज़ी से घूम रहा है, नीचे को ग्रेविटेशन लग रही है, एक फोर्स लग रही है, इसीलिए इसका फ्यूल भी बर्न बहुत होता है, यहाँ पे फोर्स बहुत लगती है और लाइफ कम होती है सैटेलाइट की, ठीक है। लेकिन ये अगर स्टेबल पॉइंट के ऊपर होगा तो उसका फ्यूल नहीं लगेगा इतना। अगर आप दूसरी बात देखोगे L1 पॉइंट ऐसा है, यहाँ से आप सीधा सन को ऑब्जर्व करना है तो कर सकते हो, इसलिए देते L1 यहाँ पे चॉइस हमारी है। तीसरी बात, अगर यहाँ पे मान लो सन के सीधा सामने है तो यहाँ पे बहुत सारे अगर आप सोलर पैनल वगैरह सेटअप कर सकते हो, आपको एनर्जी भी मिलती रहती है। तो ये L1 का जो सिग्निफिकेंस हो गया। L2 है, अगर आप देखो अर्थ भी पीछे रहेगी सन भी, तो अगर आपने एस्ट्रोनॉमी स्पेस के अंदर कुछ रिसर्च करना है जहाँ पे आपको लाइट नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो L2 पॉइंट बड़ा अच्छा है। L3 पॉइंट सन के दूसरी साइड के ऊपर है, यहाँ पे कुछ खास हमें मिला नहीं अभी तक साइंटिस्टों के, इसका रेलिवेंस क्या है। L4 एंड L5 है जो यहाँ पे ट्रोजन पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे एस्टेरॉइड वगैरह
ये इस सिस्टम के अंदर रहते हैं। अब ये 3 बॉडी का सिस्टम है, इसलिए इसको जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि द स्पेसक्राफ्ट इन दीज पॉइंट कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल, है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल नहीं करता, बहुत ही कम फ्यूल लगता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत थी, तो हमारी ए स्टेटमेंट ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज अ न्यू फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, द कंसेप्ट इज स्पेसिफिकली बेस्ड अपॉन नंबर 1 अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नंबर 3 सेंट्रीपिटल फोर्स, नंबर 4 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो देखिए आंसर दीजिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये है क्या, देखो अगर आप ये देखोगे कि जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी है ना, बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर, उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। उसके बाद लो ग्रेविटी के अंदर हमारी बोन्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मसल के ऊपर पड़ता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के ऊपर पड़ता है। तो वहाँ पे अगर ग्रेविटी क्रिएट कर दें तो ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए ये बड़ा सा चैम्बर, इसको एक मूव फ्रेम है, इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला रेड डॉट देखो, ये रेड डॉट बार बार जाके जो आउटर वॉल से टकरा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना। जितना बाहर की तरफ जाएगा आउटर वॉल से टकराएगा, इट मीन्स के कोई भी बॉडी है तो उसको बाहर की तरफ फोर्स लगी और वो स्टेबल रहेगी। थोड़ी सी एक ग्रेविटेशन क्रिएट करने की एक, ये तो थोड़ा मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर ही है। तो ऐसा कंसेप्ट एक सोचा गया है कि हम स्पेस के अंदर भी वहाँ पे एक फ्रेम बनाएंगे जो घूमेगा, तो वो दूसरी बॉडी को पुश करेगा आउटर साइड के ऊपर। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पिक्चर देखो, कोई है कार घूम रही है ना, तो ये सेंटर पॉइंट की तरफ लग रही है, जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो आउटर साइड की तरफ लग रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर मान लो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेंट्रीपिटल, तो आपकी कार जो गोल गोल घूमती है वो साइड को चले जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स के ऊपर बेस्ड है ये जो मेनली अपनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है, तो कोशिश की है दोस्तों कि ऐसे कंसेप्ट लेके आएँ जहाँ पे आपको कोई सीखने को मिले। सो मेहनत करते रहिए। तो ध्यान रखो अपना, कोविड की वजह से वैक्सीन लगवानी है लगवा लो। थैंक यू वेरी मच।